वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं स्टूडियो की बजाय बाहर, और हम कोई शौकिया बाहर मौजूद नहीं है, बल्कि आज का मौसम ऐसा है, बारिश इतनी ज्यादा लाहौर में हुई है तो हमने सोचा क्यों ना स्टूडियो से जरा बाहर निकलकर आपसे मुलाकात की जाए। हमारे अकब में देख सकते हैं कि आप कितना पानी मौजूद है। इससे पहले भी लाहौर में बारिश हुई थी, अब गालिबन 160 मिलीमीटर 118 मिलीमीटर के करीब 118 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, एक तो ये कि ऑफिस लेट पहुंचने का यही नतीजा होता है कि आपके पास टाइम होता नहीं है, और उसके बाद आपने ऑन एयर होना है और आपसे मुलाकात भी हमारी हो रही है। अच्छा, तो आज हम अकेले सिर्फ हम लोग ही ताकीर से नहीं पहुंचे हैं। बारिश इतनी ज्यादा थी और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है। और ज्यादा पानी कितना आता है, यह सब आप देख सकते हैं। नदी नालों का मंजर सड़कें पेश कर रही है, ऐसा लग रहा है हम लाहौर में नहीं है। अच्छा, मैंने आप खड़े अपने आप को ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए बाहर आ जाए, बाहर आ बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे, के बावजूद भी जो केनाल रोड से वो बिल्कुल घेर थे, वहाँ पर निकासी आपका लाहौर के अंदर तो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म किया। आप जरा 4 कदम बाहर निकाले, 4 कदम बाहर निकाला तो मैं बिल्कुल ही पानी के अंदर जाऊंगा, पानी में जाऊंगा। लेकिन एक बात है, इससे पहले जब बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि जो निकासी है आपका इंतजाम बहुत बुरा था, लेकिन इस दफा हमें ये देखने को मिला कुछ पेश के इंतजाम थे, जिसके बाद इतनी बारिश के बावजूद सड़कों पर उस तरीके से पानी नहीं है जैसा होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद ड्रेन सिस्टम में हमारे कहीं ना कहीं मसला है निकासी का, इसलिए सड़कों पर बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पानी जो है इस वक्त मौजूद है सड़कों पर, और लोग सारे ही ताकीर से पहुंच रहे हैं। मैं ताकीर से पहुंच रहे, सबसे लकीस्ट वो है जो कि बारिश के बाद छुट्टी गई। और फिर आपको पता है कि जब बारिश होती है तो लाहौरी तो फौरन रुख करती हैं खानों की तरफ के, यहाँ हलवा पूरी का नाश्ता हो रहा है या नान चने का नाश्ता हो रहा है, कहीं पर अंडे बॉयल हो रहे हैं, निहारी चल रही है। बड़ी इसके बाद ना, वैसे ये जो खाने पीने की दुकानें थी ना, बड़ी मांग करती थी, तो सबके पास तो घर में अवेलेबल था गोश्त, तो वो सब चल रहा था। लेकिन आज इस ठंडे मौसम में ना एक बार फिर से वो रौनकें आबाद करती हैं। आते हुए रौनकें आबाद तो की खुशबू आ रही थी, हलवा पूरी की खुशबू आ रही थी। लेकिन हम लोगों से ये कहेंगे कि ये इतनी ज्यादा बारिश हुई है, सड़कों पर पानी का हाल मौजूद है, आप लोग हल्ला गुल्ला करें, अपने घर भी करें, लेकिन इस वक्त सड़कों पर ना आए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। एक तो बच्चों को बाहर लेकर ना निकलें, क्योंकि अक्सर बारिश के बाद हम देखते हैं कि कुछ करंट लगने के वाकयात भी होते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि गाड़ियां फंस जाती हैं, ट्रैफिक गैर मामूली होती है। तो इससे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। आप घर में हल्ला गुल्ला करें, बच्चों को तो वैसे स्कूल से छुट्टी है, बच्चे घरों में मौजूद हैं। लेकिन उन्हीं के तो फरमाइश से नाश्ते आते हैं, उन्हीं की फरमाइश पे तो नाश्ते आते हैं। अच्छा, जो इंतजामिया है वो हाई अलर्ट है। इंतजामिया जो है वो सड़कों पर निकली है, इवन दो के हम भी सड़कों के मनाजिर दिखा दो। ज्यादा पीछे हम नहीं जा सकते, लेकिन जरा अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सड़क के मनाजिर दिखाएं कि सड़कें नजर नहीं आ रही, इतना पानी है। अब ये मेन सड़क है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पानी कितनी बड़ी तादाद है, यहाँ पर पानी की आप देखें मिकदार कितनी ज्यादा है। स्विमिंग करके भी जा सकते हैं यकीनन। अगर आप इतना पानी है लाहौर की सड़कों पर कि आप कश्ती जो है ना उसको चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात करें, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। वरना हम देखते हैं कि लोग, मैं आते हुए आई विटनेस होती थी, मैं आते हुए बड़ा कीन ऑब्जर्व कर रही थी, तो बासा के लोग जो थे वो खुद मैं देख रही थी कि सड़कों पर निकले हैं, निकासी आपके प्रॉपर मैकेनिज्म से है लाहौर के अंदर जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उससे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रहा है कि प्रॉब्लम ही आ रहा है पानी में निकलना। तो सहाफती जिम्मेदारियां करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश हुई तो फिर क्या होगा, ये बड़ा एक ये सोचे कि अभी हम बाहर तो निकले हैं और बाहर निकल के कि किस तरह से बारिश। अच्छा, ये बताएं स्टूडियो से बाहर निकलकर आपको कैसा? अच्छा, मैंने आउटडोर रिपोर्टिंग वैसे बहुत ज्यादा किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है बैक टू लाइफ, वो पुरानी रूटीन, बैक टू लाइफ। स्टूडियो में लाइफ नहीं है, कि बैक टू रूटीन। बैक टू रूटीन। स्टूडियो में होता ही है कि हम लोग एक बंद कमरे में बैठे होते हैं, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बहुत खुशगवार है, और हम एक जरा सा भी बूंद बारिश की महसूस नहीं हो सकते। हम सिर्फ अपने नाज़रीन को बता रहे होते हैं। स्टूडियो के अंदर ये है, एक बंद शीशे के रूम में आपने सब कुछ बताना है, लेकिन आपने फील कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी इमेजिनेशन के तहत सब कुछ बताना है। यहाँ पर तो रियलिटी में ऑन ग्राउंड हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त दिल पता क्या कर रहा है,
खाना खाने बारिश को? तो हो चुकी, यहाँ पर लाइव नाश्ता हो, हम नाश्ता भी आप लोगों के सामने करें, इस खूबसूरत मौसम से महसूस भी हो, क्योंकि हम तो जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंच चुके हैं। गाड़ियों के अंदर तक पानी है, आपकी भी गाड़ी में पानी आया अंदर। 2 बार मिसिंग हुई है। हाँ, 2 बार मिसिंग हुई है। तो हम तो दुआएं करते करते पहुंचे हैं कि हमें सड़क पर वापस स्टूडियो जाना है, हमें सड़क, वापस हाँ, स्टूडियो वापस स्टूडियो जाना है। तो हम तो इस दुआ के साथ पहुंचे, हमारी दुआएं कबूल हुई। वरना अक्सर हमने देखा कि बारिश के दौरान लोग सड़कों पर खड़े थे, मोटर बाइक बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई। हम खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं और पहुंच के हमने कहा कि आपको लाइव मनाजिर बाहर के दिखाते हैं। तो अब लाइव मनाजिर आपको दिखा दिए, अब हमने दोबारा स्टूडियो में जाना है, तो लिहाजा एक ब्रेक लेते हैं। ज्यादा बारिश के बाद ये हाल होता है, अगर थोड़ी बारिश होती तो हम चाहे स्टूडियो में ही बैठ के अपडेट ऑब्वियसली ज्यादा बारिश के बाद ज्यादा पानी तो आता है, तो अब आपसे स्टूडियो में दोबारा मुलाकात होती है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं बैक टू स्टूडियोज़। और अभी हम आपको जो बाकी के दीगर अहवाल हैं, कुछ मौसम का अहवाल तो हमने अपने नाज़रीन से शेयर कर ही लिया है और आउटडोर आपको दिखा भी दिया है कि पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन आपकी सेहत भी तो ज़रूरी है। और सेहत ज़रूरी होने के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट में हमारे साथ। अच्छा, एक जो बहुत ज़्यादा ईद से पहले भी हमने बहुत इस पे शोज़ किए थे निगलेरिया पे, जो कि कराची में था। कराची में बार बार एहतियाती तदाबीर का बताया जा रहा था। मुख्तलिफ मुफ्ती हजरात से जो है वो फतवे लिए गए थे, क्योंकि वज़ू करते हुए पानी नाक में डालना होता है, तो वो उसके बगैर भी वज़ू हो सकता है, क्योंकि निगलेरिया जो है वो अमीबा वो नाक के जरिए दिमाग में जाता है, दिमाग में जाता है और अभी अलार्मिंग, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पहले सिर्फ कराची में था, अब पंजाब में इसके केसेस पंजाब में आया है। लाहौर में एक बॉडी बिल्डर जिनके वो सुने उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे 4 दिन, इतनी शदीद उनके सर में दर्द हुई और उसके बाद निगलेरिया वायरस के बाइस वो जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पानी में ये वायरस मौजूद होता है, तो नहाने से, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं कि लोग स्विमिंग पूल्स का रुख करते हैं, नहरों पे नहाने जाते हैं, तो खुदारा अपनी सेहत को मुकद्दम रखें, नहाने से ज़रा गुरेज करें। और ये भी कहा गया कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन 50% जो है उसके अंदर क्लोरीन की मिकदार हो तो निगलेरिया वायरस जो है उसका वो नहीं असर नहीं करता है। मतलब पानी के टैंक्स में अगर आपके घर में वहाँ पर अगर आप तकरीबन 1000 गैलन में 3 क्लोरीन की जो मेडिसिन हैं, 3 गोलियाँ वो इजीली अवेलेबल होती हैं, अगर आप वो डाल दें तो ये इस तरह के कोई भी जर्म्स हैं और ये जो निगलेरिया और इस तरह के जरासीम हैं ये आम वायरस नहीं है, ये जानलेवा वायरस है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और पहले तो ताख़ीर से आने पर आपको ताख़ीर से हमने इंतज़ार करवाया, तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत आपसे। और डॉक्टर साहब, निगलेरिया वायरस सर ये बताएं कि कितना जानलेवा है, इसकी अलामात क्या हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर किस तरह अपना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि निगलेरिया कोई वायरस नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो एक से दूसरे को लगेगा, तो प्लीज इसको वायरस ना कहा जाए। मैं सुनता हूं अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं मीडिया पे कि ये निगलेरिया वायरस। निगलेरिया एक पैरासाइट्स है और ये अमीबा के किस्म है, और इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है कि ये साफ पानी जो है उसमें ये पैदा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये नाक के जरिए जिस्म में कहीं से भी आप एक निगलेरिया का जरासीम अगर आप खा लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता। आपने अभी कहा कि नहाने से गुरेज करें, नहा भी लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पानी को जिसमें निगलेरिया मौजूद है वो अगर नाक में डालते हैं और फिर नाक में डाल के लोग जो उंगली डाल देते हैं, सफाई करते हैं नाक की, उससे ये प्रॉब्लम नाक के जो म्यूकोजा है, जो झिल्ली है नाक के, उससे ये नाक के जरिए अंदर घुसता है और उसके बाद ये दिमाग में चला जाता है। और जब दिमाग सामने के पोर्शन को फिर ये खाना शुरू करता है, इसीलिए इस हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, यानी ये दिमाग खाने वाला कीड़ा है या जरासीम है। तो लिहाजा ये एक अमीबा है जो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स की किस्म है, और ये जब अंदर जाता है नाक के जरिए सिर्फ जाता है, और ये दिमाग के अंदर जाने के बाद ये बहुत खतरनाक होता है और जानलेवा साबित होता है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए, सिंस 1965 से ये पैरासाइट जो है वो डिस्कवर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है निगलेरिया जैसे ये पैरासाइट्स के और मर्ज से हम जो है शिकार हैं, दूसरा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। तो अभी तक अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पर भी कोई मेडिसिन, कोई इस पर रिसर्च
कि किस तरह से इसे बचा जा कोई सकता है, इलाज कोई हो वैक्सीन? इसका? एग्जैक्टली। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसकी प्रिवेंशन सबसे पहले करनी चाहिए। Right. इसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन अगर किसी भी बीमारी को इलाज करने में देर हो जाती है तो फिर नुकसान हो सकता है। इसका प्रिवेंशन बहुत आसान है। अभी मैंने आपको सुना कि पानी में क्लोरीन, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही इस बीमारी को मारता है। तो लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी सरकार और हमारे अवाम अपनी मदद आपके तहत इस बीमारी से बचाव के तदाबीर करें, एहतियाती तदाबीर करें। और वो बहुत आसान है कि जैसे आपने कहा कि जी हमारे घरों में जो अंडरग्राउंड टैंक है, ओवरहेड टैंक है, मैं समझता हूं कि सालों से ये नहीं धुलता है। तो एक तो प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि 6 महीने में एक दफा ये टैंक धुलने चाहिए घर के। 6 महीने में नहीं तो मैं कहता हूं कि साल में एक दफा आपके दोनों टैंक, अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक जो है वो धोने चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके चैनल के जो टैंक होगा या कहीं भी किसी ऑफिसेस के टैंक जो है सालों से कभी भी नहीं धुला होगा। ऑफिसेस के और अस्पतालों के टैंक्स कभी भी नहीं धुले होंगे, तो उसको धुलना चाहिए साल में एक दफा, ताकि अस्पतालों के अंदर जो मरीज आते हैं वो भी बीमार ना पड़े। तो एक तो ये एहतियाती तदाबीर है। दूसरी बात ये है कि फौरी तौर पे, जैसे कि आपने कहा कि 1000 गैलन में 3 टैबलेट जो है क्लोरीन की बाजार में आम मिलता है। आप बताएं कि क्लोरीन की टैबलेट चाहिए, 1000 गैलन पानी का है वो, तो उसी हिसाब से आप 3 डाल दें। अगर 2000 गैलन का टैंक है तो आप 6 टैबलेट डालें। हाँ। तो क्लोरीन से ये होगा। तीसरी एहतियात ये है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं तो खुदारा स्विमिंग ऐसी जगह पे करें जो क्लोरीनेटेड वाटर स्विमिंग पूल हो। और ये होता किस तरह से कि अगर आप नहाते हैं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो लोग डाइव लगाते हैं स्विमिंग पूल में, डाइव लगाने से प्रेशर से नाक में पानी जाता है और ये चांस रहता है कि वो नाक के जरिए दिमाग में पहुंच सकता है। तो ये चीजें हैं जिससे आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो आपको बचत हो सकती है। दूसरा क्या है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी को सर का दर्द है, हल्का सा नौजिया यानी कि उल्टी मतली सी महसूस हो रही है, तो अगर लोग उमूमन सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ करते हैं, हमें खतरा इसी बात का होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इलाज में देर कर देते हैं कि इलाज खुद करते हैं या मेडिकल स्टोर वाले से करते हैं। तो ये एक अलग इशू है। मैं इस पे बहुत बात करता रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन डिस्पेंस या बेचा नहीं जाए। लेकिन खैर, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि अगर 1 दिन 2 दिन के बाद आपका सर का दर्द खत्म नहीं होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। वो सीटी स्कैन या जो भी इन्वेस्टिगेशंस करा के इसकी डायग्नोसिस अगर पहले हो जाएगी तो जान बच सकती है। लेकिन अगर देर से आप आते हैं कि जी जिस्म में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है और गुनूदगी हो रही है आपको, और आप बैठे बैठे सो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा पोर्शन दिमाग का खाया जा चुका है। उस वक्त इलाज करना जरा सा मुश्किल होता है। अच्छा सर, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया सर। जैसे कि बरसात का मौसम है, आज भी काफ़ी बारिश हुई है, तो जब गर्मियों में बारिश होती है तो हम ये देखते हैं कि लोग अक्सर नहाते भी हैं। हम लोग बारिशों में, बारिश के पानी में नहाते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। क्या कहेंगे कि हमें बारिश का पानी भी इस हवाले से खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, या नहा लेना चाहिए थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए, जो पानी वैसे जो पानी ऊपर से आ रहा है उस पर नहा लेना चाहिए, लेकिन जो पानी अकुमुलेट हो जाता है, एक छोटा सी पानी जम जाता है जहां कहीं पर भी, और बच्चे और बड़े उसके अंदर स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं, वो खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, वो खतरनाक हो सकता है। जैसे गली के अंदर पानी, काफी बारिश होगी, जैसे अभी आपने कहा कि जी ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है तो भर जाता है, तो फिर उसके बाद आप देखें तो वो पानी आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आशोब चश्म हो सकता है, जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें आ जाती हैं जिसको कहते हैं, और फिर वो जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस, मैंने कहा कि उल्टी, दस्त और ये सारी चीजें होती हैं। तो लिहाजा इस तरह के पानी में नहाना खतरनाक हो सकता है। क्यों कि इसमें गटर का पानी भी मिला हो सकता है, ड्रेनेज का पानी भी मिलता है, क्योंकि प्रॉपर तो ड्रेनेज है नहीं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जो जमा हुआ पानी है उसमें नहाना नॉट एडवाइजेबल। हाँ, बारिश हो रही है, आप खड़े हुए, आप नहा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी नहाएं। लेकिन खासकर आजकल जो नेग्लेरिया है, अब कराची से लाहौर में भी आ गया, और बहुत अफसोस की बात है कि एक बॉडी बिल्डर जो है वो अपनी जान से चला गया,
और सिर्फ कि हमारी अपनी गफलत की वजह से। तो सरकार से मैं जरूर ये कहूंगा कि जो घरों में पानी सप्लाई हो रहा है वो क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई होना चाहिए। स्विमिंग पूल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसको हुकूमत चेक करे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो स्विमिंग पूल क्लोरीनेटेड है कि नहीं है, ताकि अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स करने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि ये जो अमीबा है ये एक साफ़ पानी के अंदर पैदा होता है, तो क्या मुंह के अंदर से भी निगलने से साफ़ पानी, तो फिर हमारे पास ये जो मिनरल वाटर की बॉटल्स आती हैं या हम घरों में भी साफ़ पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं बॉयल किया हुआ, अगर उसमें ये अमीबा पाया जाता है तो मुंह के ज़रिए अगर अंदर जाए हमारे स्टमक में तो भी ये इसी तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात दोबारा कह देता हूं कि अगर आपके घर में पानी आ रहा है और आप उसको बॉईल करके, सबसे बेहतर चीज है अगर आप खुद बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो उबाल आ जाता है, तो उसके बाद उसको ठंडा करके पीते हैं तो यू आर सेफ। और अमीबा जो नगलेरिया का जो अमीबा है, जो जरासीम है, ये सिर्फ और सिर्फ नाक के अंदर झिल्ली में घुसने के बाद ही नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आप उसको खा लें, कुछ नहीं होता। दूसरी बात, बहुत से लोग सवाल करते थे जब कराची में बहुत ज्यादा ये फैल गया था कि डॉक्टर साहब कि जो नगलेरिया के मरीज है, ये डायग्नोस हो गया कि नगलेरिया है और उसका इलाज हो रहा है, तो उसके साथ बैठ के खा सकते हैं, उसके हाथ मिला सकते हैं? तो बिल्कुल मिला सकते हैं, ये वायरस ने। बिल्कुल ठीक है, कोई अछूत की बीमारी तो नहीं है जो एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाए, और इस तरह की बहुत सी ऐसी भी हैं। बिल्कुल सही उन्होंने जैसे कहा है टीबी कि के ये बारे में वायरस था। नहीं है जो पर्सन टू पर्सन आगे ट्रांसफर हो। तो इस हवाले से, लेकिन जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, या लोग वैसे बारिश के पानी में नहाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो घर में पानी की टैंकियाँ होती हैं उसके हवाले से क्लोरीन आप लाजमी उसके अंदर डालें, साफ तो करना साफ चाहिए। हो। तो क्योंकि ये ऐसा मरज़ है जिससे सिर्फ एहतियात ही बेहतर की जा सकती है, एहतियात ही है, इलाज तो इसका कोई दरियाफ्त नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी एहतियात आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए जो है ना साबित हो सकती है, वरना खुदा ना खास्ता अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करें तो आपकी जान भी इसमें जा सकती है। और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने बड़ा ब्रीफली हमें जो है वो बताया भी है कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर। और अभी हम नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, जिस तरह आजकल मौसम का तगय्युर हो रहा है, कभी सर्दी होती, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। धूप और छाँव जो है ना, साइंस भी कहती है और अक्सर लोग कहते हैं कि जो मौसम होता है ये आपके रवैयों पर, आपके मिजाज पर बहुत असरअंदाज होता है। आप खुद देखेंगे जब बारिश होती है तो आपका मूड बड़ा लाइट सा होता है, लोग सैर व तफरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, खाने खाबों के लिए बाहर निकल जाते हैं। और जब एक गर्मी होती है, जब आप पसीने में शराबूर होते हैं, तो हर बंदा ही उकताहट का शिकार नजर आता है ना, उकताया फिरता है। और इंसानी मिजाज पर अगर ये कहें, कुछ लोग तो कहते हैं ना कि अंदर का मौसम अच्छा हो तो फिर बाहर का मौसम जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, या अंदर का मौसम ठीक नहीं है बाहर का मौसम। लेकिन मेरा ये ख्याल है किसी ना किसी हद तक मौसम जो है असरअंदाज बहुत होता है, ज्यादा असर करता है, आबो हवा का बहुत ज़्यादा असर होता है आपके इंसानी रवैयों पर। और इंसानी रवैयों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको आप ये देखें कि हमारे इंसानी रवैयों में हम इंसानियत से गिरी हुई समटाइम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिस पर यह मुआशरा जो है वो सर शर्म से झुक जाता है। और हम जब रिपोर्ट भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो बड़ा अफसोसनाक अमल होता है कि हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में किस खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, और डोमेस्टिक वायलेंस को आप वायलेंस के ज़ुमरे में लाते ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, डोमेस्टिक वायलेंस की एक बड़ी वजह ये इसकी दलील दी जाती है कि जिन एरियाज़ में मौसम गर्म होता है, मरतूब होता है, तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के ज़्यादा हमने वाक़यात देखने को मिले हैं, ज़्यादा असरात होते हैं। तो कितनी सदाकत है इस चीज़ के अंदर, कितनी हकीकत है कि मौसम कितना असरअंदाज होता है इंसानी रवैयों पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मौसम जो है, देखें अभी बारिश हो रही है ना, सबके मिजाज बड़े अच्छे हैं, पुरसकून है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा मिजाज भी ठंडा हुआ एनवायरनमेंट का बहुत, और मौसम क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। मगर एट द सेम टाइम, जैसे अभी आपने कहा ना कि जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा शिद्दत जो होती है, खासतौर पे गर्मी वगैरह की शिद्दत जो होती है, इलाकों में शिद्दत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा नज़र आता है। रिलेटिवली ये बात ठीक है,
कि वहाँ पे क्योंकि मौसम जो है वो आपके मिजाज को चेंज कर देता है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है, आपकी इरिटेशन बढ़ती है, और जैसे ही आपके एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा भी बेहतर होता है, आप बेहतर हो जाते हैं, गर्म होता है, तो आपका मिजाज उससे ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सदाकत इसलिए भी नहीं है क्योंकि तशद्दुद का ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, उसकी तरबियत, उसके सोशल नॉर्म्स, हमारी सोशल लर्निंग, और इसके अलावा जो है हमारे रिलेशनशिप की वजह से भी तशद्दुद जो है वो हमें नजर आता है। यानी ये भी फैक्टर्स जो हैं वो हैं। मगर एट द सेम टाइम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मौसम जो होता है वो आपके मिजाज को बहुत ज्यादा ऑल्टर कर सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में लेट से बैठे हुए और अचानक से आपको लगता है कि लाइट आ गई और पंखा चलना शुरू हो गया, तो आपका मिजाज खुद ब खुद बेहतर अच्छा, होना ये शुरू तो हो जाता है। डॉक्टर ताहिरा, इससे हम क्या तो होता है? आप तो ये लाइट और पंखे वाली बात कर रही हैं, आप सड़कों पर हम जब निकलते हैं तो वो किस तरह एक सिग्नल पर एक रास्ते गुजरने के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कि सिर्फ 30 सेकंड का भी शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन उस गर्म मौसम में इतनी लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद जब मौसम ठंडा होता है तो रोमांस इन द एयर मुझे फील होता है। मुझे क्या कपल्स जो मुझे फील होता है, आपको नहीं फील होता, बहुत से लोगों को फील होता है। आप देखते हैं कपल्स घरों से बाहर निकल आते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जो गर्म मौसम होता है वो बेसिकली आपका बॉडी टेम्परेचर भी तो उससे रेज हो रहा होता है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर, ऑलरेडी हमारा बॉडी टेम्परेचर कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, और जब आप बाहर वाला बॉडी आउट ऑफ बॉडी टेम्परेचर जब आप देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी एनवायरनमेंट का जो होता है, तो वो अल्टीमेटली आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हुए इसको ट्रिगर कर देता है। एंड देन अगेन बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बड़े गर्म मौसम में भी बड़े कूल रहते हैं, शायद उन्होंने बर्फ रखी होती है सर के ऊपर, इसलिए वो बड़े कूल रहते हैं। लेकिन जो लोग जैसे आपने कहा कि सड़कों के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं और उनका 30 सेकंड से वेट करना मुश्किल हो जाता है, अब ये बिल्कुल इस तरह से है। और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रोल है इंसानी बिहेवियर को चेंज करने में। एक बहुत साइकोलॉजी में एक चीज जो है वो बड़ी हम लोग इसको समझते हैं कि जैसा इंसान का, जिस तरह का एनवायरनमेंट इंसान को मिलता है वो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। ये साइकोलॉजी की बेसिस है। आपके सराउंडिंग्स, तो जब आप आपका इर्द बहुत- गिर्द का माहौल बड़ा मैटर करता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप बहुत इम्पोर्टेंट, आप जो माहिर नफ्सियात हैं, आप साइकी के ह्यूमन साइकी को बड़े अच्छे से समझती हैं और प्रोफेशनल है, तो हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, ऐसे लोगों को जो स्पेशली मर्द ही ज्यादा गर्म मिजाज होते हैं ना, खवातीन तो किसने आपको कहा कि मर्द ज्यादा गर्म मिजाज होते हैं? ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह में क्यों? डॉक्टर साहिबा आप बताइए डॉक्टर साहिबा, कौन गर्म मिजाज है? ह्यूमन साइकी को तो आप रीड करती हैं, आप ज्यादा जानती हैं। मेरे नज़दीक मुझे तो ये लगता है कि खवातीन में एग्रेशन ज़रा ज़्यादा होता है, उनके अंदर ज़रा उनके रवैयों में तल्खी ज़्यादा होती है। कत्लो गारत के वाकयात, लड़ाई झगड़ा, गालियां, गालम गलोच, ये सब मर्द करते हैं। तो एक बहुत आगे की चीज़ है ना, मैं रवैयों की, गर्म सर्द की बात कर रहा हूँ। तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या खवातीन या मर्द में, दोनों में किस तरह से इसको कूल डाउन किया जा सकता है? पहले तो ये फैसला करें ना, ज़्यादा तबीयत का गर्म या ज़्यादा गर्म मिजाजी किन की तबीयत में होती है, मेल्स या फीमेल्स? अच्छा, नॉर्मली जो है, अगर हम, मैं सिर्फ इस वक्त बायोलॉजिकली चीजों की बात कर रही हूँ, बाकी सारी चीजों की बात नहीं कर रही। अगर हम सिर्फ बायोलॉजिकली भी बात करें तो ज्यादा गुस्सा जो है वो मर्दों के अंदर होता है, बिकॉज बायोलॉजिकली जो है उनके अंदर ऐसे खातून है, खातून का नहीं, दिस इज नॉट बीइंग खातून। हाँ, जिसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो हम देखते हैं कि अब औरतों में भी, अगर क्योंकि मर्दों और औरतों में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं। जिन औरतों में इवन मर्दों वाले हार्मोन्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, उनका टेम्परामेंट भी इसी तरह से बहुत गुस्से वाला होता है। तो वो मर्दों में गुस्से की एक वजह सिर्फ ये छोटी वजह है ये बिल्कुल कि उनकी बॉडी में कुछ इस तरह से है। बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट जो है वो फिर बहुत असर करता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मर्दों के गुस्से को जो है वो उतना बुरा कंसिडर नहीं किया जाता बेसिकली, क्योंकि जब आप किसी एनवायरनमेंट में किसी चीज को बुरा नहीं समझते तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेबल है, वो नॉर्मलाइज है, वो नॉर्मलाइज नॉर्म है। इसलिए हम देखते हैं कि मर्द बड़ा इजीली गुस्सा कर जाते हैं, औरतें भी गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती हैं, बड़ा शदीद किस्म का भी करती हैं, बट एट द सेम टाइम जो है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उतना ज्यादा अलाउ नहीं करता, फेवरेबल नहीं है, उसको एनेबल नहीं करता गुस्से को, तो इसलिए वो सिर्फ थोड़ा सा
करती जरूर है, मगर वो उतना एक्सप्रेस नहीं होता जितना आदमियों के लिए एनवायरनमेंट एनेबल कर देता है इस चीज को। तो काफी सारे फैक्टर्स। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इतना भी क्या मौसम का असरअंदाज होना होता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस पर आ जाते हैं किसी हद तक? हाँ, इस हद तक तो समझ आती है कि अगर मौसम अच्छा है, आप बाहर घूमने फिरने निकल गए हैं, आपका मूड ज़रा अच्छा हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, या अगर मौसम गर्म है तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। बट यहाँ तक मौसम की असरअंदाजी के डोमेस्टिक वायलेंस पर आ जाना, ये तो मेरा ख्याल है कि इंसानी फितरत से इसका ताल्लुक ज़्यादा है बजाय मौसम के तगय्युर से। देखिए जरा, हाँ, मौसम इंसानों के रवैयों से तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रवैया, मैंने जैसे कहा कि अगर आपका मिजाज इस तरह का है कि आप गर्म सर्द हवाओं में भी अपने आप को कूल रख सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको गर्म सर्द हवाएं इफेक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, आप ये देखिए मौसम इतना ज्यादा असर करता है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं शादियां शुरू हो जाती हैं। सो इसका मतलब ये है कि मौसम जो है तो आप और इसमें कोई शक नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि रोमांस जो है वो आप देखें कि जब सर्दियां होती हैं लोग ज्यादा रोमांटिक फील करते हैं, सिंस बहुत सारे एडिशनल चीजें जो उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट है वो नहीं इफेक्ट हो रहा होता। देन आप जो है, क्योंकि जो इमोशनल बीइंग है इंसान, उसके इमोशंस तो गर्मी सर्दी में मरते तो नहीं है, मगर एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से वो सप्रेस हो जाते हैं। वो जैसे एडिशनल बर्डन है, जो इरिटेबिलिटी आती है मूड में, पसीना जो इतना ज्यादा आ रहा होता है, मिजाज इतना गर्म जो हो रहा होता है, तो उससे जब वो सर्दियां आती है तो वो खत्म होना शुरू हो जाता है। पीपल गेट टू देयर नॉर्मल बीइंग, वो अपने उस इमोशनल बीइंग वापस जाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली गर्मियों का मौसम जो ये एक एडिशनल, जिसको आप कहेंगे कि इंसान के मिजाज के ऊपर एक बर्डन है, क्योंकि ये ट्रिगर करता है बहुत सारे चीजों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ट्रिगर यही बात है यहाँ पर, तो अगर खाना ठीक तरीके से बना नहीं है तो औरत पर हाथ उठा दिया जाता है, मर्द बच्चों को मारते पीटते हैं कि गर्मी बहुत है तंग ना करो, या इस तरह से। तो ऐसे मेल या ऐसे पर्सन को, स्पेसिफिक जेंडर का नहीं अगर डिस्कस करते, ऐसे पर्सन को किस तरीके से डील किया जाए? उसकी वजह से बाकी सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर में भी लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, दोस्तों में बैठ के भी लड़ाई, कि किस तरह से उसको डील करना चाहिए ऐसे शख्स को? देखिए, एक चीज जो है ना, सिर्फ मौसम के बदल जाने से चीजें नहीं बदल सकती। मसलन हम जैसे कह रहे हैं कि गर्मी है तो शायद सर्दी होगी तो लोग जो है वो अपने उन मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, ये एक फैक्टर जरूर है, मगर ये सारा कुछ नहीं। इसी तरह से वो लोग जो कि गर्मी की वजह से ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके मिजाज के ऊपर मौसम किस तरह से असर करता है। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि मेरे मिजाज को मौसम कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि मुझे गर्मी सर्दी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीजनल चीजें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो आपको इजीली ट्रिगर कर जाती है। देन आप आइडेंटिफाई करते हो कि एक तो एनवायरनमेंट मुझे इफेक्ट कर रहा है, इसके अलावा मुझे ह्यूमन बिहेवियर में से कौन कौन सी ऐसी चीजें, जैसे आपने कहा रोटी में सालन में नमक कम हो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। अफकोर्स फिर मुझे ह्यूमन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे ट्रिगर करती हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, देन आप उसको मैनेजमेंट की तरफ जो है वो जाते हैं। और अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही हो, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन एक उसका जो है, आप बिल्कुल ठंडा पानी में, आपको साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली एक चीज बता रही हूँ, आप बिल्कुल ठंडा पानी जो है ये अपने फेस के ऊपर डालिए, या फिर आप उसको पी लें, तो आपका गुस्सा और आपका मिजाज दोनों जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, दो चीजें इफेक्ट कर रही है ना, बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेज हुए जा रहा है। अब उसको आपको कूल डाउन किसी न किसी तरह से करना ही है। ऑफकोर्स ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रेटजी बताई, अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करके अपने फेस पर डालते तो एकदम से आप नॉर्मलाइज होते हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको उनको डील करने की जरूरत है। डील करने के लिए आपको टेक्निक सीखना है, जिसमें डीप ब्रीदिंग जो है वो सबसे सिंपल टेक्निक है, जिसमें आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे, तो आपका मिजाज जो है वो जो एक शूट कर रहा है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज सफिशिएंट क्वांटिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना इस गुस्से की समझ नहीं आती, ये गुस्सा बड़ा समझदार है, ये कभी आपको अपने से ताकतवर पे आता नजर नहीं आएगा। अपने सीनियर किसी अपने बॉस के सामने अगर आप हैं, उन पे गुस्सा नहीं आएगा, तो ये गुस्सा भी मुझे लगता है बड़ा समझदार है, हमेशा अपने से कमजोर पर आएगा, या अपने जो आपका जूनियर है, जो आपके मातहत आता है, उस पर ही गुस्सा क्यों निकलता है? तो ये भी कई दफा इसको भी वो देखने की जरूरत है ना। गुस्सा आता सब पे ही है, लेकिन निकलता जहाँ निकल सकता है वहाँ निकलता है। आता सब पे है, लेकिन बहुत से भी आता है, लेकिन हाँ निकलता उस पे जहाँ पे वो ये ट्रिकल डाउन कर जाता है, नीचे चला जाता है। ये नहीं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी अथॉरिटी एक्सर्ट
करती है, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग ह्यूमन तो हम ये कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में और कॉन्शियस में ये रजिस्टर्ड है कि गुस्सा जो है इट इज एक्चुअली समथिंग जो कि एक नेगेटिव इमोशन, बुरा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको ये नहीं कह सकते गुस्सा एक बुरा इमोशन है, इट इज जस्ट अ नेगेटिव इमोशन जो कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देता है। इसको मैनेज करने के लिए बाकी सारे इमोशंस की तरह का एक नॉर्मल इमोशन They have to be treated and they have to be managed. Thank you very much, डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी और इन चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत इंसानी रवैयों के हवाले से एक स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। NED यूनिवर्सिटी यानी कि कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक ड्राइवर जो तालिबात को डेली ऑफिस की जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप होते हैं उनके लिए वो बस ड्राइवर थे और कितने अरसे से वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो मुलाजमत कर रहे थे। खूबसूरत तरीका है रिटायरमेंट के आखिरी दिन को इस तरीके से अप्रिशिएट करने का। अब बच्चों ने देखे ना कि कितना जबरदस्त तरीके से जो उनके ड्राइवर हैं और बच्चों ने कितने खूबसूरत तरीके से इनको अलविदा किया है। ये एक अच्छी रिवायत है। अब आप देखें कि हालांकि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी जिस तरीके से उनको अलविदा किया जा रहा है तो जिंदा मुआशरों की ये खूबसूरत मिसाल है कि ये जो ड्राइवर बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ना, अब जाहिर है जो स्पेशली जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको तो जिम्मेदारी समझ के ड्रॉप करते हैं कि वो जब तक अपने घर के अंदर नहीं चली जाती तब तक ये लोग इंतजार करते हैं। तो एक आपका उल्फत, एक मोहब्बत, एक आपके साथ ना एक अटैचमेंट हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन आप देखिए ना अलविदा कितना प्यारा किया से फूलों की पत्तियां निछावर करके उनको अलविदा किया है और किस तरीके से कतारों में खड़े होकर कितने बावकार अंदाज में उनको अलविदा किया है। इससे कम से कम ये जो ड्राइवर हैं, इन ड्राइवर की एक चीज को तो हम कह सकते हैं कि इनके पूरे करियर में कितना खूबसूरत इनका बिहेवियर रहा होगा ना, कितनी उनकी अटैचमेंट होगी। और ये तो कितना जिस तरीके से इनको अलविदा किया जा रहा है, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मोहब्बत और अकीदत का इनके साथ ताल्लुक कितना था, कितना ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे। और फिर प्लस उनकी फैमिली, जब ये ड्राइवर घर जाएंगे वो बताएंगे उनकी फैमिली के लिए कितना बाइसे फ़ख्र होगा। वरना यहाँ पर आप किसी इदारे के साथ 50 साल भी अटैच रहे तो निकाल जाते हुए तो कोई किसी को पूछता भी नहीं है। ये सूरत हाल है, हमारे इंसानी रवैये इस तरह के हो गए हैं। और दूसरा ये कि जो ड्राइवर है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, ऐसे मनाजिर भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो ड्राइवर्स हैं, आप ये देखें कि ये कम्युनिटी को हमेशा ना बड़ा एक छोटे लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, अच्छे से बात नहीं की जाती। गर्मी है, सर्दी है, आप अंदर रेस्टोरेंट्स में हैं, ये बेचारे बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज साबित होती है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो डजंट मैटर आप ड्राइवर हैं या किसी आला ओहदे पर हैं, इज्जत दिल से की जाती है। और बच्चों ने जिस तरीके से इनको बावकार अंदाज में लाइन में खड़े होकर फूलों की पत्तियों के साथ अलविदा किया है, ये इस चीज़ की निशानी है कि इन्होंने पूरे करियर के अंदर इनका कितना प्यारा बच्चों के साथ बर्ताव रहा होगा। हाँ। और उसके बाद ही इस तरीके से उनको अलविदा किया जाता है। वेरी नाइस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को 2 टोक सुनाई है। जी बिल्कुल, बड़ा ट्विटर पे कल टॉप ट्रेंड भी रहा है कि खरी सुना दी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को। वैसे गुड आंसर। वैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने भी बड़ा, जब इंडिया गए थे तब भी उन्होंने बड़ा 2 टोक जवाब दिए थे। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने, जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट किया तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने हर्जा सराई की, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, दहशतगर्दी के जोड़ा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा। वरना आप ये देखें, भारत ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से जो काम किए हैं अभी तक, कुलभूषण कौन भूल सकता है, अभिनंदन क्या कुछ वो नहीं जहर उगलता रहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। लेकिन भारत जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ इसको जहर उगलने का मौका मिलता है, भारत जहर उगलता है। सिफारती सतह पर ये अच्छी चीज़ है ना, वज़ीर आज़म ने भी, फिर वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस हवाले से 2 टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, आप तरक्की के हवाले से बात करें, मुकाबला करें, बट ये क्या है कि आप जहाँ भी जाते हैं
पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, टेररिज्म पर बात करते हैं और उस पर आप सिफारती सतह पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने बड़ा उन्होंने ना दबे लफ्ज़ों में होता है ना कि बड़ा टॉन्टिंग वे में बताया, समझाया उन्हें कि भाई आपकी अगर कामयाब सिफारतकारी है ना तो आप किसी और चीज़ पर करें। ये क्या बात हुई कि आपने टेररिज्म पे और दहशतगर्दी पे और इस तरह के पाकिस्तान के खिलाफ, अभी आप इनकी इलेक्शन कैंपेन भी अगर देख लें तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर है, वो आपका इलेक्शन कैंपेन है। इनकी पूरी सियासत का जो मरकज होता है नरेंद्र मोदी की, उसका एक ही मरकज पाकिस्तान होता है कि पाकिस्तान ऐसा, सिर्फ पाकिस्तान पर नफरत पर मबनी बयानिए की बुनियाद पर ये लोग वोट लेते हैं और फिर जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना जहर उगलते हैं। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान को भी सिफारती सतह पर भरपूर इकदाम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ साबिक सिफारतकार डॉक्टर मालिक नदीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालिक साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि भारत को तो जहां जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, चाहे वो यूएनओ का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेरिका में कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो आलमी सतह पर, वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने शंघाई ताउन तंजीम में भारत के इस चीज़ की मजम्मत की है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजीद ऐसा क्या करना चाहिए कि जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगल रहा है इसका तासुर ज़ाहिल हो सके? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट आई थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आप मुझे जरा ऑनेस्टली ये बता दीजिए आप क्या सुनना चाहते हैं? हकीकत सर जो भी है आपसे सुनना चाहते हैं, आपको लेने का मकसद भी यही है कि जो चीज़ है वो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर भी एहतियात बेहतर होती है ना, पूछ लेना बेहतर होता है कि अगर तो आप वो सुनना चाहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट इस वक्त सारी कौम को दिखा रही है, तो मैं किसी से एक अच्छा सा कसीदा लिखवा के प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में तो मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो हकीकत ये है कि पिछले 75 साल में इसी किस्म की सियासी बयानात और जज्बाती तकरीरों ने कश्मीरियों की इतना खून बहाया और कश्मीर का इतना नुकसान किया कि आज तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में 1 इंच आगे नहीं बढ़ा रेजोल्यूशन की तरफ। और ये इसकी सिर्फ वजह ये है कि पाकिस्तान के लीडर्स ने जो करने वाला काम है वो आज तक नहीं किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्रोटोकॉल को और यूनाइटेड नेशंस के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और सिर्फ जज्बाती बयानात देते रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, अपनी कौम को जज्बाती तौर पे उनको मैं समझता हूं कि ब्लैकमेल करने के लिए। डॉक्टर मालिक साहब यही रवैया हम इंडियन लीडर्स का भी देखते हैं। ये डॉक्टर साहब यही रवैया इंडियन लीडर्स का भी है। आप नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ है सारे। हम यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, लेकिन मोदी का अपना कोई खास बैठा हुआ है बीसीसीआई के चेयरमैन में, शायद गालिबन उनका बेटा है, अमित शाह का वो बेटा है। वो कह रहा है, उसके अपने अल्फाज है कि मैं क्या करूँ, हमें मोदी की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपने पाकिस्तान के हक में कोई ऐसा ना काम करना है ना बयान देना है, क्योंकि आगे इलेक्शन सर पर है और हमें इलेक्शन में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है वो बेचना है। तो ये रिवायत तो इंडियन लीडर्स की भी है। देखिए बहुत फर्क है। मैं इंडियन लीडर्स का और स्पेशली मोदी का तो मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जितना दुनिया की अमन को मोदी ने नुकसान पहुंचाया है और जितना जुल्म मोदी ने माइनॉरिटीज पे किया है, दुनिया में किसी जगह इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन वो प्रैक्टिकली भी वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, 75 साल से उन्होंने कश्मीर का मसला 1 इंच यूनाइटेड नेशंस में बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 2019 में 5 अगस्त को यूनिलैटरली कश्मीर की हैसियत खत्म कर दी, जो मुतनाज़ा 370A को खत्म कर दिया। जी आप मुझे बताइए उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ क्या किया? आपकी मैं तो आपको सच ये कहूंगा कि आपकी डिप्लोमेसी जीरो है, जीरो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस के जितने एफिलिएट इदारे हैं उनमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है जीरो है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 साल में पाकिस्तान के तमाम लीडर्स अपनी जाती प्रोजेक्शन को और अपने पर्सनल गेन को वो प्रायोरिटाइज करते रहे हैं। कश्मीर उनमें से किसी की प्रायोरिटी नहीं था। और मैं आपके तवज्जुह से एक बात अर्ज करूंगा, मैं चाहता हूं कि अब 75 साल में बहुत कुछ हो गया, अब कौम को हकायक पता लगने चाहिए। सर फिर किस तरह? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ हो गया। अब वहाँ के सर हक खुद इरादियत जो वहाँ को मिलना है, वहाँ के लोगों का
वो सर ना पाकिस्तान ना इंडिया इंटरवीन करने से तो नहीं, ये तो फिर यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर खुद बैठकर अगर करवाए, हक़ खुद इरादियत के लोग आए, वोट कास्ट करें, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो अलहदा रहना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये तो दोनों ममालिक में से कोई भी वहाँ पर बैठ के ये काम नहीं ना करवा सकता। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इसी वजह से तो यूनाइटेड नेशंस के पास ये मामला गया है। I must admire this. It's a beautiful, beautiful question. और मैं इंतजार कर रहा था कि आप अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करेंगी तो मैं खुद इस टॉपिक पे आऊंगा। देखिए बात ये है, यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में समझाऊं। यूनाइटेड नेशंस अपने तौर पे कोई एक्शन या कोई रेजोल्यूशन नहीं कर सकती। कोई चीज को, मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकती। जो मेंबर कंट्रीज हैं, जब वो रेजोल्यूशन पेश करते हैं उस पर वोटिंग होती है। जब वोटिंग हो जाती है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जब आप फॉलो करते हैं, ओनली देन दैट रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड। 1948 में जो पहली रेजोल्यूशन कश्मीर की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अडॉप्ट की गई, उसमें जो कंडीशंस जो पेश की थी यूनाइटेड नेशंस ने कि ये कंडीशंस करनी है ताकि कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं की। और ये मैं पिछले 25-28 साल में पाकिस्तान के न्यूयॉर्क आने वाले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब को एक्सप्लेन कर सकता हूं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमें इल्म नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा, बिल्कुल ये बताइएगा कि सर फिर करना क्या चाहिए। हम तो ये देखते हैं कि भारत हो या जितने भी ममालिक हों, उन्होंने तो बाकायदा फर्म्स को हायर किया होता है जो कि अमेरिका के अंदर उनके सेनेटर से मुलाकातें करती हैं, उनको इतना पे करते हैं और अपने हक में लॉबिंग करवाते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से तो एक टाइम तक तो हमने ये देखा, हमारी खारजा पॉलिसी का हाल ये था, हमारा वज़ीर खारजा तक मौजूद नहीं था। तो सर इस सब के बावजूद अब डिप्लोमेटिकली, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, ये थैंक यू सो मच। ये आपने भी जो सवाल पूछा है ये उसी सवाल का तसलसल। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। देखिए 1948 की जो पहली करारदाद मंजूर हुई थी उसमें कहा गया था कि कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए एक जो प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, उसके लिए प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा। जो एक ऑस्ट्रेलिया के एक जो नेवल कमांडर थे चेस्टर निमिट्स, कमांडर चेस्टर निमिट्स, उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन वो काम शुरू नहीं कर सके। उसके बाद आज तक पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से डिमांड नहीं की कि प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए। क्यों नहीं की? और ये बात मैं तमाम प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स को कह चुका हूं। और बल्कि मैं आपको ये भी मैं अर्ज करूं, पिछले साल मैं पाकिस्तान आया तो एक मीडिया हाउस में मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप प्राइम मिनिस्टर को इस मामले में खत लिखें। तो मैंने उनके कहने पे एक हुज्जत बेतमाम के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उसकी एक कॉपी फॉरेन मिनिस्टर साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजी। और ये दोनों खतूत ऑफिशियली मैंने पाकिस्तान मिशन टू यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भेजे। उसका आज तक जवाब नहीं आया। उसमें सिर्फ एक बात की उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब वहां पे यूनाइटेड नेशंस में सितंबर में जाएं और वहां पे स्पीच करें, क्योंकि सारे हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में, आप सिर्फ एक जुमला अपनी स्पीच में ऐड कर दीजिए कि पाकिस्तान डिमांड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ डिमांड्स, रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर एज पर द रेजोल्यूशंस adopted by the Security Council, and we demand to make the arrangements to have the plebiscite done. आज तक किसी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, well, there is a will, there is a way, sir. जब will होगी तभी तो होगा ना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ा ब्रीफली आपने हमें और हमारे नाज़रीन को डिस्क्राइब कर दिया कि जो असल में सूरत हाल है का ये था कि आपको बयानात से, मजम्मत से बढ़कर अमली सतह पर ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ खेल की बात करें तो एशिया कप, इससे पहले भी बारहा हम ये बात कर चुके हैं, जिसका इस दफ़ा मेज़बानी का हक़ पाकिस्तान का था, लेकिन
वही भारत की वही डर्टी पॉलिटिक्स, वही उनकी सियासत के पाकिस्तान को इस हक से महरूम रखने की भारत ने भरपूर कोशिश की है। और जब पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद नहीं बना तो फिर बिल आखिर मजबूरन ही हम कहेंगे हमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ा। नजम सेठी साहब ने तो जो हाइब्रिड मॉडल दिया था उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत ही बची थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदरवाइज उससे ज़्यादा तो नहीं था। अब पाकिस्तान के अवाम, आखिर पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि हमारे खेल आबाद हों, खेलों के मैदान आबाद हों, और पाकिस्तान और भारत का मैच, दोनों जो मुल्कों के लोग हैं, दोनों मुल्कों की आवाम ये चाहती है कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो, और पाकिस्तान के अवाम का ये हक था। अगर एशिया कप की मेजबानी का हक पाकिस्तान को है तो क्यों उसको महरूम रखा जा रहा है? अच्छा, आप तो एशिया कप की बात कर रहे हैं ना? मेरी बात सुने ना, अगर ये सिक्योरिटी को जवाब बना जी। रहे हैं तो इससे पहले कितनी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कौन सी टीम पाकिस्तान से होकर ऑस्ट्रेलिया नहीं गई? टीम, हर टीम आ चुकी है, होकर गई है, तो ये हर इतना बड़ी बुरा सा टीम, जवाब बनाकर पाकिस्तान बड़ी टीम को जा चुकी महरूम है। रखा जा रहा है। नहीं, वो सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स जो वही आपने चीज़ पहले है बात ना, की ना, बिल्कुल। वहाँ पर इलेक्शंस हैं। नरेंद्र मोदी का एजेंडा यही है कि उसने पाकिस्तान को जो है वो डिफेम करना है, और उस एजेंडे के तहत उसने अपनी सियासत चमकानी है। लेकिन आपको पता है जो वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम में तो इंडिया खेलने जाएगी ना, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंडिया ने करनी है। जिन एरियाज़ में जहाँ पर भी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे, वहाँ पर बारिशों की प्रेडिक्शन नहीं, बारिशों की प्रेडिक्शन नहीं है। मैं उससे भी बड़ी खबर अपने नाजरीन से शेयर करती हूँ कि वहाँ पर होटल्स रूम के किराए जो हैं वो 40% तक बढ़ गए हैं। मतलब जो एक VIP रूम वहाँ पर 40,000 का मिलता था, अब वो आपको 1 लाख का मिलेगा, और जो कमरा आपको वहाँ पर स्टे करने के लिए 2-3 हज़ार का मिलता है, वो 35,000 रुपए का कमरा मिल रहा है। और इस हद इसी तक यही तो एक वजह ये भी है कि यही तो- पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी डैमेज करने के लिए उन्होंने ये तमाम तर जो है ना कि चीजें वहां की पर हैं। वो अपना इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं कि हमें तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। जब यहाँ पर पाकिस्तान को भी तो यही रेवेन्यू जनरेट होना था, और बाहर से लोगों ने आना था इस मैच को देखने के लिए, और फिर एक मेज़बानी का मौका मिलना था पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कहीं फ़ायदा हो जाए, ऐसा तो हम ये होने ही हो नहीं ही नहीं देंगे। सकता। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे साहब आपके वक्त का। सर, इससे पहले आपसे भी हम यही बात करते रहे, आप भी यही कहते रहे हैं, पाकिस्तान ने जो करना था वो तो हाइब्रिड मॉडल पर आकर हम लोग एग्री हो गए, तो अब लेकिन पाकिस्तान को उसके हक़ मेज़बानी से तो महरूम किया गया। सर, कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान अपनी बात रख सके, अपना मुद्दा किसी के आगे पेश कर सके? देखें, इसका जो अभी जवाब है, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आई एक्सपेक्ट कि 2-3 दिन में नॉमिनेट कर देंगे, इवन ऑन अ टेम्पररी बेसिस, इलेक्शन से पहले ज़का अशरफ को, कि वो जाएंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बिल्कुल रडरलेस है, देयर इज नो चेयरमैन। तो बेसिकली होपफुली हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ एक रोल प्ले किया है, और प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त ये इनको अपॉइंट करते हैं, ये जाते हैं मीटिंग के अंदर, तो फिर बात आगे होगी। लेकिन आई विल एक्सपेक्ट कि ये जिस तरह ये हमें आपने जैसे कहा है प्रोलोग में, ये बिल्कुल आपको स्टीम रोलर करने की कोशिश करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। इनको पता नहीं है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग तो वो मैच होता है सब कॉन्टिनेंट के, और ये समझते नहीं है। अगर क्या हो कि कल हम कहें जी हम तो खेलते नहीं आपके सामने, फिर ये क्या करेंगे? मुझे बताए ना। द क्वेश्चन इज कि इसको पॉलिटिक्स से आप दूर रखो। हर इंडियन क्रिकेटर वो यही चाहता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेले, काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर ये जॉइंट वेंचर है तो हम यहाँ क्यों नहीं खेलते? और मैं कहता हूँ पाकिस्तान शॉर्ट चेंज क्यों होता है कि सिर्फ नेपाल ही पाकिस्तान में आएगा, बाकी मुल्क क्यों नहीं आएंगे भाई जी? बाकियों का क्यों नहीं है? और आपने हमारा फिक्चर्स रखे अहमदाबाद के अंदर, वाई अहमदाबाद? अभी हमारी सिक्योरिटी टीम जाएगी, देखेगी भाई ये ठीक है, ये नहीं है। कल कुछ होता है फिर हम भी कह सकते हैं ना कि क्या हुआ। सो आई थिंक वी शुड गेट सम सेंसेस इन इट कि लीव पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट और क्रिकेट खेलो। बाकी हम भी आपसे इख्तिलाफ करते हैं, आप भी करें, नो इश्यू ऑन दैट, बट कीप द गेम ऑफ क्रिकेट टोटली क्लीन। और सर, आप तो मतलब खुद भी खेलते रहे हैं, और फिर आपको तो बड़ा अच्छे से क्रिकेट को समझते हैं, और फिर इंडियन प्लेयर्स के साथ भी आप खेलते रहे हैं। तो तब की जो स्पोर्ट्स थी और अब की ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की स्पोर्ट है, इसमें आपको कितना रवैयों में कितना फर्क नजर आया, या तब भी इसी तरह से डर्टी पॉलिटिक्स तब थी, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी? जब हम खेलते थे, इंडियन प्लेयर्स हमारे साथ लीग क्रिकेट खेलते थे, काउंटी क्रिकेट एंड ऑल, मैं आपको बताऊं कि
ऑनेस्टली बल्कि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पहला फर्स्ट क्लास मैच था वो था डार्बीशायर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड को इमरान लीड कर रहा था और हमारा जो ओवरसीज प्रो था वो था वेंकट रघुवन, जो ऑफ स्पिनर था। मैच के दौरान जब लंच हुआ तो आपस में बातें हुई, तो मैंने कहा यार कितने अफसोस की बात है, हम क्रिकेट नहीं खेलते। बिलीव मी, वो कहता है कि हमें भी दुख होता है हिंदुस्तान में रह के कि हमारी सियासत ने क्या कर दिया है। वो अपनी जगह पे, लेकिन हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। लीग क्रिकेट में हम सारे इकट्ठे खेलते रहे, हर चीज इकट्ठी है। लेकिन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने क्रिकेट का क्या हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ागर्क कर दिया, टोटल पॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो चलो ठीक है, आई विल एग्री विद दैट, बट इन्होंने जो अपना सोशल फैब्रिक है वो बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और मैं आपको बताता हूँ फिजा, हर इंडियन प्लेयर वांट्स टू प्ले विद पाकिस्तान, क्योंकि आपका टेस्ट ही वही है। आपका देखा नहीं, इंग्लैंड में रोजेस के मैच होते हैं, यॉर्कशायर, लैंकाशायर, एशेस के मैचेस अभी खत्म हुए। ये लॉर्ड्स टेस्ट, एशेस का टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। अब द क्वेश्चन इज कि ये डाबी आपकी होती है, हमारी इंडिया पाकिस्तान की डाबी है, और ये वहां से भागते हैं। और आपको बता दूं, एक सरप्राइज इनको मिलेगा जी, मैं आपको भी नहीं बताऊं। एक सरप्राइज इनको ऐसा मिलेगा, या आर होगा या पार होगा, आप देख लीजिए। मतलब आगे कुछ टाइम, आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि ये शॉक में जाएंगे। आई गेस आपकी बात से तो ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल, ये अभी मैं आपको क्या ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन सर मुझे आपकी बात से जो मैं थोड़ा बहुत एज्यूम कर पाया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत ना करके इनकार कर दे भारत जाने से? कुछ ऐसा खदशात भी हैं, इस तरह हो सकता है? आपने एक नब्ज तो पकड़ ली है। अगर तो ये बिहेव नहीं करेंगे, वी कैन इजीली वॉक आउट। फिर हम देखेंगे ना रेवेन्यू की क्या बात होती है। और भाई तुम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से नहीं खेल सकते हो क्या? हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हीरे जवाहरात लगे हैं, ऐसी सिक्योरिटी क्या आप हम वहां खेल सकते हैं? हम भी उतने रिस्क पे हैं। और आपने अहमदाबाद में रखा है जहाँ का सबसे वॉलेटाइल क्राउड है, आपने पाकिस्तान का मैच उधर रख दिया पकड़ के। द क्वेश्चन इज कि देखो ना, आप करना क्या चाहते हो हमारे साथ? तो मैंने तो इनकमिंग चेयरमैन से परसों चौथी बात हो रही, मैं कहा जी अगर ये नखरे करते हैं हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। यस, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। लेकिन पीजे सर, आईसीसी का फाइन भी तो हमें होगा ना फिर, अगर, क्योंकि एशियन क्रिकेट जो है वो आईसीसी के अंडर आता नहीं है। अगर ये टूर्नामेंट इंडिया नहीं भी खेलता है तो आईसीसी कोई फाइन नहीं करेगा, लेकिन वर्ल्ड कप तो डायरेक्टली आईसीसी के अंडर आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान को ये मैच या वर्ल्ड कप ना खेलने का जुर्माना भरना पड़ेगा। आर वी रेडी फॉर दैट? उसमें ये होगा कि वी लूज अबाउट $75 मिलियन, ओके फाइन, बट द क्वेश्चन इज आईसीसी को रियलाइज करना है कि भाई पाकिस्तान की भी कोई तो रिस्पेक्ट है, yes. उसकी भी तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। आप पाकिस्तान की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? व्हाई इंडिया यार? हु इज इंडिया? द क्वेश्चन इज, इंडिया भी उतना ही है जितना पाकिस्तान है क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर। हमने कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं करने, हमने तो मैच खेलने हैं एक दूसरे के साथ। तो आप हमें मैच के साथ गेज करें। हमने पहले, आपने 87 के वर्ल्ड कप में देख लें, हमने खेला है। द क्वेश्चन इज कि आप क्यों नहीं करते इसके अंदर? तो आई थिंक आईसीसी को भी इसको देखना चाहिए। राइट, और वैसे भी अगर हमें फाइन हो भी जाता है तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो हमारे फाइन से कई गुना ज्यादा इनको डैमेज होगा, इनके पास रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज मैचेस जो होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के ही होते हैं, जो 50% तक आईसीसी को और बाकी लोगों को इंडोर्समेंट के जरिए रेवेन्यू देके जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पीजे मीर सर हमारे साथ मौजूद थे, और क्रिकेट एक्सपर्ट, ऑब्वियसली उनकी राय जो है वो हमेशा मुकद्दम होती है। ये तो रही हमारी, उन्होंने बात ठीक की है, माली नुकसान ठीक है, लेकिन जो इंटेग्रिटी की जो जज्बात है, जो आपकी इंटेग्रिटी डैमेज हुई है, कम से कम उसकी तो तलाफी होगी। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से तो हमने बात कर दी, लेकिन आगे नेक्स्ट हम जो आपकी जिन मेहमानों से बड़ा काम हम कल भी किया था और आज तो वो हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद हैं। इन दो छोटे छोटे बच्चों ने, एक की उम्र है 8 साल, एक की उम्र है 12 साल, तो इन दो छोटे बच्चों ने, क्या मैं कह रही थी, नमूनों ने, ये वाकई नमूनों वाला काम इन्होंने किया है, अजूबों
वाला, बल्कि नन्हे हीरोज इनको कहा जाए तो ये गलत ना तो होगा, ये वाकई में हमारे इन्होंने नन्हे हीरोज चोटी हैं। सर की है तकरीबन 19,365 फीट बुलंद चोटी। खुसरोगंग चोटी जो है वो इन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों ने मौसम की शिद्दत में, इतनी ठंड में और फिर माइनस टेम्परेचर में आप एक चोटी पर चढ़ के और फिर पाकिस्तान का परचम लहराया होगा इन्होंने, तो कितनी खुशी होगी और क्या इनका और यही मोरल और नन्हे हीरोज हमारे साथ कॉन्फिडेंस होगा। मौजूद हैं। दानिश सतपारा हमारे साथ मौजूद है। दानिश, सबसे पहले तो आपको बहुत हम मुबारकबाद देंगे कि इतनी नन्ही उम्र के अंदर आपने इतना बड़ा मार्का सर किया है। आपके लिए किसी एजाज से कम नहीं है, पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं है। अब ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में जो इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किया है, तो कैसा फील कर रहे हैं? रहीम, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने खुसरोगंग 6,455 मीटर की बुलंद तरीन चोटी को सर करके मुल्क और कौम का नाम रोशन। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने छोटे हैं, अकल दंग रह जाती है, आपको डर नहीं लगा कि इतनी बड़ी चोटी जिसको सर करने से बड़े बड़े कोहफैमा जो है ना वो डर जाते हैं, उनके छक्के छूट जाते हैं, डर नहीं लगा आपको? साल की उम्र में कोपेमा बनने का बहुत शौक आया, क्योंकि हमारे ताया जान नेशनल हीरो हसन सतपारा उन्होंने अवार्ड लिया था, इसलिए मुझे फख्र था कि मेरे ताया जान ने अवार्ड लिया। उसके बाद मेरे वालिद साहब नेशनल हीरो सादिक सतपारा वो। तो मुझे ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया, बट किस तरह से जब आप पूरा चोटी को सर कर रहे थे, कोई ऐसा यादगार लम्हा या कहीं किसी जगह पर आप डर गए हो, खौफ महसूस हुआ हो आपको? ऐसा खौफ महसूस हुआ क्योंकि हम जब समिट के करीब पहुंचे थे तब अबलाच करने का खतरा। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा क्या आपके शौक हैं? क्या शरारतें तो घर में करते होंगे आप, इसके अलावा हॉबीज क्या हैं आपकी? हमारी पूरी खानदान इसी क्लाइंबर के फील्ड से वाबस्ता है। अच्छा, इसी क्लाइमेट की फील्ड से वाबस्ता है, तो वो बस मुझे लगता है कि दिन रात जो है ना वो आप इसी के साथ वाबस्ता होंगे। दूसरे हीरो का रुख करते हैं। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। लब्बैक शिगरी हमारे साथ मौजूद है, इसने भी छोटी उम्र पर बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है। 19,000 फीट बुलंद 19,000 चोटी, फीट oh my God। बुलंद चोटी। लब्बैक, ये बताइएगा कैसा फील हो रहा है आपको इतना बड़ा मार्का सर अंजाम देने में और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर? जब मैं 7 साल का था तब मुझे शौक आया था और मैं कैंप 2 तक गया था। फिर कैंप 2 से मुझे हाइट पड़ा और मैं बीमार होकर मुझे वापस आना पड़ा और मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर सका। और इस बार मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और मेरा अगला मिशन है कि मैं स्पार्टिक जाऊंगा। वाओ, अगला मिशन भी रेडी है। दानिश, मुझे ये बताइए, आप तो अभी छोटे से हैं, मुझे तो लग रहा है आपको प्रॉपर वर्ड्स मतलब बोलना अभी इतना नहीं पता होगा आपको, और किस उम्र में आपने ये कोपेमाई शुरू की थी? लगता है पर हम मुझे नाराज करना पड़ता है क्योंकि डर तो हर किसी को लगता है, बहुत चीजों वो रस्सी टूटने का खतरा है। दानिश, इतनी बड़ी चोटी आपने सर की है, इस उम्र के अंदर तो घर की छत पे जाते हुए खौफ महसूस होता है और आप इतनी बड़ी चोटी पर पहुंच गए हैं, वॉशरूम जाते हुए रात को डर लगता है। तो ये बताएं, चोटी को सर करते हुए कभी डर आपको लगा हो, खौफ महसूस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चोटी है कैसे सर करूंगा मैं? मुझे याद है जब हम सिमर के करीब पहुंचे थे तब मुझे डर लगा था, क्योंकि तब मुझे रस्सी टूटने का डर लगा था, मुझे सांस हो जाए, हाइट लग जाए, बर्फ टूटने का डर लगा था। पर उन सारी चीजों को मुझे नजरअंदाज करना, क्योंकि मुझे अपने मिशन पे आया तो मुझे अपना मिशन वाओ, मुझे अपना मिशन मुकम्मल करना था। दानिश, और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने डर और खौफ को ओवरकम करते हैं, और इन दोनों ने वाकई में पाकिस्तान का नाम रोशन करके अकल दंग रह जाती है। इतनी नन्ही उम्र के अंदर आप दोनों ने इस तरह का मार्का सर किया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन इसी तरह इंशाल्लाह आप मजीद भी चोटियां सर करें, कामयाबी आपके कदम चूमे और आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम हाजिर होते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे बदकिस्मत आप दोस्त की, जिसके अंदर जो हमारे भी जो 5 लोग जिसमें जाँ बहक हुए, उसमें हमारे दो पाकिस्तानी शहरी थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे शहजादा सुलेमान, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हुए। अच्छा, उनकी जो सुलेमान दाऊद हैं, उनकी अहलिया ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि आखिरी जो लम्हात होंगे, क्योंकि बहुत से सवालात इस बात पे जन्म ले रहे हैं कि जब ये आप दोस्त इस हादसे का शिकार हुई होगी तो क्या ऑक्सीजन ख़त्म हुई होगी, आखिरी लम्हात कैसे होंगे। तो उन्होंने जो मंजर कशी की है, उन्होंने ये कहा है कि उनके आखिरी लम्हात बिल्कुल गुप अंधेरा होगा, लाइट सा म्यूज़िक आप दोस्त में चल रहा होगा और वो समंदरी जो मखलूक है उसको देख नज़ारा कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये इन लम्हात में ये हादसा हुआ, हर इंसान का अपना एक इमेजिनेशन होता है ना, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि
जिस टाइम पे इतनी मौत को करीब से देख रहे होंगे कि उन्हें पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी है, वो मौत के करीब जा रहे हैं। तो मे बी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कोई मैसेजेस रिकॉर्ड किए हों और कि लास्टली वो अपनी फैमिली को क्या कहना चाहते हों, कोई अपने फ़ोन में, टैबलेट में जो भी साथ लेकर गए होंगे वो गैजेट, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ रिकॉर्ड किए हों गुफ्तगू के आखिरी में वो फैमिली को क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब तो वो सारा खुद ही टाइटैनिक की तरह ये सबमर्सिबल भी एक मलबे का ढेर बना होगा। अगर वो फ़ोन वगैरह मिले तो शायद अपनी फैमिलीज़ को वो लास्टली क्या मैसेज देना चाहते होंगे वो ज़रूर होंगे उसमें। बिल्कुल, लेकिन तलाश का अमल जो है मेरे ख्याल से उसको भी रोक दिया गया है और बिल्कुल कोई आसार नज़र नहीं आए। कुछ उसके कुछ पुर्जे जो हैं इस आबदोश के वो मिले हैं, बाकी उसके अलावा डेड बॉडीज़ किसी किस्म के कोई ऐसे आसार मिले नहीं हैं तलाश के अमल के बावजूद। लेकिन खैर इंतहाई कर्बनाक और इंतहाई जो है इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा था जो पेश आया है। लेकिन उनकी जो अहलिया ने जो मंजर कशी की है वो भी बड़ी इमोशनल थी। मौसीकी सुनते हुए आप देखें ना कि कितनी गहराई के अंदर और बिल्कुल जहाँ पर चारों तरफ गुप अंधेरा होगा, गुप अंधेरे के अंदर एक म्यूज़िक चल रहा होगा और उस म्यूज़िक को जब वो एंजॉय कर रहे होंगे और उसके बाद फिर वो समंदरी मखलूक है उसका नज़ारा कर रहे होंगे, ऐसे में ये हादसा हो रहा होगा तो यकीनन अब उन्होंने तो ये मंजर कशी की है, लेकिन अल्लाह जानता है कि जब ये तो उनकी एक अहलिया की अपनी विजुअलाइजेशन है ना, विजुअल उन्होंने इस चीज़ को किया, लेकिन अपने आप को पीसफुल लेकिन ये तो अल्लाह ही जानता है कि आखिरी लम्हात किस तरह के उनके होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि पाकिस्तान सयाहत के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान में जहाँ पर सयाहत की बात की जाती है तो पाकिस्तान में सयाहत के शौकीन ऐसे सरफिरे और दीवाने लोग मौजूद हैं कि जो अपने इस एडवेंचर को, अपने शौक़ को मुकम्मल करने के लिए किसी भी किस्म का रिस्क लेने से ना टाइम को देखते हैं, ना दिन को देखते हैं, ना रात देखते हैं और अपने शौक़ को, उसकी जो तकमील तक ये लोग उसको पहुंचते हैं। और बिल्कुल ऐसी एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि बाइकर हैं और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इतना ज़्यादा ना इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है कि लड़कियां भी बाइक चलाएं। गो के बहुत सा हम देखते हैं सड़कों पे अब तो नज़र आती हैं कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, स्कूटीज चला रही हैं। बल्कि मुझे याद है एक दिन मैं सुबह ऑफिस के लिए जब आ रही थी तो एक आई गेस स्कूल गोइंग लड़की थी, शी वाज अ किड, और वो अपनी स्कूटी पर आ रही है और जो है 2 सिग्नल से इकट्ठे आते हैं केनाल रोड से ना, 2 सिग्नल। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना जब इस तरह खवातीन को आप बाइख्तियार होते देखते हैं। तो वो सिग्नल पे रुकी है और उसके बाद ना जब उसे पता चला है कि अभी ये सिग्नल, अभी अगर मैंने ये वाले सिग्नल पर रुक गई तो अगला सिग्नल भी बंद हो जाएगा, तो वो स्कूटी से ऐसे सिग्नल तोड़ते हुए ऐसे स्पीड में आगे गई और स्कूल की बच्ची थी, वार्डन उसे रोका और उसके बाद देख के हंसने लग गया कि अब वो छोटी सी बच्ची को क्या गए। और वो उसके साथ आई एम प्रीटी श्योर कि वो यही बात करी होगी कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और आज ऐसी ही अज़्मो हिम्मत की मिसाल जीनत जो कि मोटर बाइकर हैं जिनकी फुटेज भी आपने देखी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जीनत आपका, माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको हम इस चीज़ पे दाद देंगे कि इन हालात के अंदर भी और बाइक को चलाना बेशुमार ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, लायक तकलीद भी हैं। तो ये बताएं कि कोई डर या पाकिस्तान के बारे में तो अमूमन लोग ये कहते सुनते हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, ख़वातीन का बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। आपने तो माशाल्लाह बाइक पर पूरा पाकिस्तान घुमा फिरा है, आपने कैसा, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ल मुजाहिद, थैंक यू फर्स्टली कि आपने मुझे शो पे बुलाया। एंड येस, बाइक पर अभी हम देख रहे हैं ऐसा, जैसे आपने बोला कि आपने एक लड़की को देखा स्कूल में, एंड ऐसे मुझे भी मंजर देखने को मिलते हैं जहाँ पर मैं यंग गर्ल्स को देख रही हूँ कि वो बाइकिंग की तरफ आ रही हैं, ख़ुद मुख्तार हो रही हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ 7-8 साल पहले, तब ऐसे ज़्यादा हमें सीनरीज देखने को नहीं मिलती थी। इट्स स्टिल अ टाबू, लोग अभी भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख सकते हैं आपकी बहुत सारी लड़कियाँ अब टूरिंग की तरफ भी आ रही हैं, वो बाइकिंग को सिर्फ सिटी में भी नहीं इस्तेमाल कर रही बल्कि पहाड़ी इलाकों में देख रही हैं, नेचर को एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी डेंजरस पैशन, लेकिन जहाँ पैशन होता है वहाँ जहाँ दिल की आवाज़ होती है। तो सिर्फ आप टूर भी अकेली होती है या विद सम क्रू अकेले निकलती है या साथ कोई होता है?
नहीं, मैं कहीं नहीं निकलती, मेरे साथ मेरे भाई होता है, तो हम बहन भाई की टीम है। तो मेरे जो भाई है ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, मीनिंग ही डज फिल्म मेकिंग। तो वो मुझे, जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही होती हूँ, मुझे फिल्म कर रहा होता है। तो हम दोनों बहन भाई। अच्छा, ये बताएं कि हिली एरियाज में अक्सर हमारा भी जाना होता है, तो वहाँ पर बाइक पर जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बाइक राइडिंग कभी डर नहीं लगा आपको कि ऐसे ऐसे पुरखतर रास्ते होते हैं, गहरी खाइयाँ मौजूद होती हैं? कभी कोई ऐसा वाकया शेयर करें जब आपको बड़ा खौफ आया हो देखकर, आपने कहा नहीं आज यहाँ से नहीं जाना? किस तरीके से इन चीज़ों को फेस? हाँ जी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेज टू कम्यूट। अगर हम लोग उसकी एक स्टार्ट्स देखें तो बहुत मोस्ट कॉमनली वे टू डाई इज थ्रू राइडिंग एक्चुअली। लेकिन इसमें ये होता है कि खौफ एक ऐसा इमोशन है कि आप उसको या तो पैनिक कर जाएं या आप ओवरकम करके उसको यूज़ करें एज अ मोटिवेटिंग टूल। तो यस, बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं, जैसे अभी मैं परसान वैली करके आई हूँ, बहुत ख़तरनाक रास्ता था। यहाँ इतनी नैरो ट्रैक्स थी, बल्कि कुछ जगहों में ट्रैक्स भी नहीं होते जहाँ पे अपने बाइक को गुजारना होता है, लेकिन वहाँ पर आपको फेस करना होता है चीज़ें। एंड आई थिंक हमारे इंसान में एक बहुत खूबसूरत इमोशन ये होता है कि देयर इज दिस विल टू लिव एंड एक्सपीरियंस। अभी आप बाइक पर आई हैं? आज नहीं, आज बारिश इतनी तेज हो रही थी। तो आपका भाई नहीं कहता कि जब कि यार ये तुम्हारा शौक जो है ना, मुझे भी साथ में तुम वो लेकर जाती हो और मुझे भी डर लगता है, तो वो कभी कभी कहता नहीं कि यार ये बड़ा खतरनाक काम है क्यों? या वो भी इसमें आपको बैकअप करता है कि ठीक है करो, रिस्क लेते हैं? उसने ही तो मुझे बाइक चलाना सिखाई थी, वो मेरा भाई ने मुझे सिखाना चलाई थी, क्योंकि तब स्कूल्स नहीं थे। अब तो पंजाब ये तो नहीं आइडिया होगा पुरखतर रास्तों पर ले जाएंगी, खाइयों पे उसको ले बहुत मुझे हिम्मत देता है, इतना वो मुझे हौसला अफजाई करता है, मेरी मोटिवेट करता है कि तुम कर सकती हो। इनफैक्ट गुस्सा भी कर रहा होता है कि तुमने क्यों ये मिस्टेक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट कर रहा होता है। इट इज़ डेंजरस, लेकिन आई थिंक ऑन द अदर साइड ऑफ fear lies beautiful things, ये मेरा एक मोटो है। तो पढ़ा क्या है आपने, मतलब what you studied, और ये स्टडी के साथ ये सब कुछ यूनिवर्सिटी क्या बाइक पे ही जाती होंगी या उसके बाद? अच्छा, यूनिवर्सिटी बाइक पे जाती थी। बहुत सिग्नल्स तोड़े होंगे। मैं बाहर लड़की थी जो बाइक पे आती थी उस वक्त। एंड तब मैंने अपनी BBA ऑनर्स की इन मार्केटिंग फाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा एक फुल टाइम एक जॉब बन जाएगा। क्योंकि उसके बाद मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिलना शुरू हो गई, कंपनीज ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लेना शुरू कर दिया। तो आफ्टर दैट आई यूज्ड टू थिंक कि मैं शायद एक 9 to 5 जॉब करूँगी, एक नॉर्मल होगा। लेकिन मे बी अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये प्लान किया था, तो इसलिए फिर मैं फुल टाइम ट्रैवलर बन गई। तो मुझे ये बताइए ज़ीनत के, वैसे पहले ज़ीनत आप तो बाइक चला लेते हैं ना? ऑब्वियसली मैं चला लेता हूं, मैंने चलाई है, बहुत ज़्यादा चलाई है। मुझे ये बताएं कि आपको आती है चलानी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने मुझे शौक बहुत है। साइकिलिंग तो की होगी? साइकिलिंग तो की होगी। मैं स्कूल साइकिल पे जाती थी, आई स्टिल रिमेंबर, छोटी सी साइकिल थी। लेकिन एक टाइम आया था ना बचपन में, गियर्स वाली साइकिल होती थी, और फिर वो मतलब कहाँ हम बचपन। अच्छा, लेकिन ये देखें ना ज़ीनत के बीइंग ए खातून, जिस तरीके से आप बीइंग ए लेडी आप जाती हैं, घर वाले कई दफ़ा मना भी करते हैं। ये एक सोसाइटी बैरियर है ना जिसको आपने तोड़ा है। हाँ जी। तो आवाम का, लोगों का, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होता है कि यार बाइक पर जाना और फिर इतनी हिली एरियाज में इतने खतरनाक रास्तों पर जाना, इन सब चीज़ों को कैसे फेस करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जैसे कि ये मेरे वालिद साहब का ड्रीम था कि वो पूरी दुनिया का सफ़र कर सकें। अच्छा। वो ही पास्ट अवे वेरी अर्ली ऑन, तो ये उनका ख्वाब लेते हुए मैं चली हूँ। तो ये मेरी अम्मी और भाई था जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कि तुम एक तो खुद मुख्तार हो, तुम कॉलेज जाना शुरू करोगी, यूनिवर्सिटी जाना शुरू करोगी, कहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शों के चक्रों में पड़ोगी। तो सुल्तान जो मेरा भाई है, उसको मेरी अम्मी ने खुद कहा कि तुम इसको बाइक चलाना सिखाओ। फिर मेरी अम्मी का ये सपोर्ट था। इनफैक्ट वो मुझे कहती भी थी कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, यू शुड स्टार्ट नाउ। तुम 20 साल की हो, अपने जब ब्रेक मिलेगी तुम्हें, तुम नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करना है। तो ये बहुत रेयर होता है कि आपकी मदर आपको ऐसे इनकरेज कर रही हो, दोनों बच्चों को भेज रही हो। बहुत उनका बड़ा दिल था। तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला, एंड देन ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के ज़रिए मुझे इतनी अच्छी एक फैमिली मिली। तो ये एक बात है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है, तो लोगों के रवैये भी देखे होंगे। जब रास्ते में कभी बाइक ख़राब हो जाती है, जब लोग देखते हैं कि एक लड़की जो है इस तरीके से बाइक चलाती हुई वहाँ पर जा रही है, तो क्या रिएक्शन लोगों का, किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं? एक्चुअली लोगों के कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो हमें नहीं पता वो कैसे ट्रीट करेंगे, डेंजरस है। लेकिन असल मोर डेंजरस मोर डेंजर इन द सिटी, क्योंकि यहाँ सिटी के अंदर शहर में आपको अजीब गरीब किस्म के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपको हर बंदा हॉस्पिटल में मिलेगा, मेहमान नवाज मिलेगा। एंड वो आपको हमेशा बुला रहे होते हैं घर में। इनफैक्ट वो आपसे लड़ाई कर रहे होते हैं कि आपने फलानी लेक क्यों नहीं देखी, आप देखें, जाएं, आप फलाना। के लोग तो वैसे ही बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो बहुत पुरअमन है।
हैं एंड बहुत जैसे आपने बोला मेहमान नवाज है एंड एट द सेम टाइम कि वो जब देखते हैं ना कि एक लड़की आई है तो उनको और टेंशन होनी शुरू हो जाती है हम लोग को कैसे खातिरदारी करनी है कि हमारी इतनी बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये अभी तो ये माशाल्लाह मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरह आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया है, मतलब ये एक बड़ी बाकी हमारे देखने वालों के लिए बड़ी एग्जाम्पल है। बट यू नो इस तरह से बाइक चलाना बॉडी में पेन होता होगा, कितने कितने घंटे मुसलसल बाइक पे बैठे रहना, बारिश हो जाए एकदम से, फिर आपके पास पूरा सामान आपके रास्ते की जर्नी के लिए भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आप इस्तेमाल करती होंगी, तो फिर वो किस तरह से मैनेज होता है ये सारा? फर्स्टली फिजिकल एग्जॉशन होती है लेकिन आपको रेस्ट लेना पड़ता है, तो हमने स्टॉप्स बनाए होते हैं कि हमें आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स हम चाय पी लेते हैं, स्टॉप करते हैं। हम दोपहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि उससे फूड कम हो जाता है, यू फील लेजी, लेकिन मैं एंड में खाते हैं। लेकिन जब आप जा रहे होते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ जैसे जीटी रोड हो गया, मुश्किल होता है इन रास्तों से गुजरना क्योंकि गर्मी होती है, ट्रक्स होते हैं, लेकिन जब आप सीनरीज देखते हो पाकिस्तान की तो आपका दिल करता है, सारी थकान आप भूल जाते हो और आपका दिल करता है कि आप राइड करते हैं। अच्छा, जो सफ़र पे इस तरह निकलते हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो साथ लेकर अपने जाए? जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये जो आज मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ अ फुल बाइकर जैकेट, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको यहाँ एल्बो के पैड्स मिलेंगे, मेरे पीछे एक पैड लगा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ी पफी भी लग रही होंगी क्योंकि इसके अंदर पैडिंग हुई हुई है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई इंजरी हो जाए तो ये वो जैकेट है जिसको आपको हमेशा पहनना चाहिए। देन आप हेलमेट आपको हमेशा पहनना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे आप ग्रोसरी करने भी जा रहे हो, सौदा लेने भी जा रहे हो, छोटी सी चीज़ के भी लेके जा रहे हो, हमारे पाकिस्तान में सेफ्टी रेगुलेशंस को थोड़ा इग्नोर किया जाता है, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। एंड ख़ास तौर पे ऐसा हेलमेट जिसने सारी सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, जो DOT एक टेस्ट होता है और ECEE2 का एक स्पेसिफिक सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, ये जो हेलमेट पास करती है आप वो पहने। ये हेलमेट सारे पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है, इसलिए एक कॉमन मैन इनको नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आई वुड इनकरेज कंपनीज़ को वो एक ऐसे हेलमेट तैयार कर सकें कि आम बंदा भी उससे एक बहुत अफोर्डेबल रेट पे खरीद सकते हैं। फिर हम राइडिंग बूट्स पहनते हैं, हमारा एक रूल होता है, इट्स कॉल्ड ऑल द गियर ऑल द टाइम, ATGATT। ये एक बाइकर का रूल होता है कि आपने हर वक्त गियर पहना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप पहाड़ी इलाकों में गिर गए हो तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने जो ग्लव्स पहने हुए थे यहाँ पैर लगा हुआ तो मेरा हाथ बच गया और वो ग्लव्स पूरा छिल गया। तो ये चीज़ आपने ना यूज़ की होती तो वो नुकसान हार्मफुल हो सकता है। आप हम हमेशा इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए पहने। अच्छा ये बताएं कि बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि एक तो शौक होता है लेकिन उसके लवाजिमात पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क एग्जैक्टली, तमाम चीज़ों को आप मद्देनजर रखती हैं। ये बताएं कि बाइक पर तो होते हैं आप, तो आपका भाई भी आपके साथ होता है, ये जो ज़्यादा राह होता है, फिर जहाँ पे आपने रुकना होता है, आप कोई कैंपिंग वगैरह भी करनी होती है, इतने तवील ट्रैक पर होते हैं आप लोग, तो सारी चीज़ों को बाइक पर किस तरह मैनेज करती हैं आप? बाइक के ऊपर हमारे 2 बॉक्सेस लगते हैं जो बने बनाए मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर काफ़ी मोटरसाइकिल गैरेज, सियालकोट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये बैग्स बनते हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सामान आ जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा सामान नहीं लेके जाते। बाइकिंग आपको बहुत इंकरेज करता है टू प्रैक्टिस मिनिमलिज्म, मतलब आप कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत का चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा चीज़ें ना लेके जाएँ। 2 शर्ट हो गई, फिर साथ धो भी लें, हम लोग वहाँ पर ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जो आपका बाइक होता है ना वो एक मूविंग घर होता है, जैसे एक चलता फिरता घर है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप ट्रैवलिंग पर जाएं तो उसका सबसे जो अहम चीज़ ये होती है कि ज़्यादा सामान ना रखें अपने साथ, ज़्यादा सामान नहीं रखें, ये मिस्टेक मैंने की। एग्जैक्टली, सामान जितना कम होगा सफ़र उतना आसान होगा। आप बताएं कि अक्सर लोग तो कहते हैं जिन्होंने लाहौर से बाहर भी नहीं गए, वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये है वो है। आपने तो खुद पूरा पाकिस्तान का व्यू किया है, देखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना खूबसूरत है पाकिस्तान? कौन से एरियाज बहुत खूबसूरत? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी हद तक पाकिस्तान देख लिया है। एंड पाकिस्तान की आई थिंक अभी मैं एक ट्रैक करके आई हूँ, मैंने बताया था परसान वैली का, मुझे लगता था परसान वैली ये चित्राल के पास एक ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है बाइकर के लिए, लेकिन जो मैंने किया ऐसा लग रहा था कि वाज हेवन ऑन अर्थ। इतने ही प्यारे लोग, सादे लोग थे, एंड वहाँ पर एक्सेस करने के लिए कोई रोड भी नहीं है, ब्रिजेस के थ्रू मुझे बाइक को लेकर जाना पड़ा, तो हर इर्द गिर्द पानी भी था, बहुत मुश्किल तरीन रास्ता था, लेकिन जब रास्ता आप पार कर लेते हो तो इतना खूबसूरत नज़ारा है। फिर उसके बाद फंडर वैली है, गिजर वैली है, ये गिलगित के रीजन में आता है। जब आप शंदूर वैली को क्रॉस कर रहे होते हो और एंटर कर रहे होते हो KPK से गिलगित की तरफ,
तो ये एक बहुत खूबसूरत रास्ते हैं एंड जगहें हैं। स्कर्दू बहुत प्यारा है, आई थिंक स्कर्दू बहुत अंडररेटेड है मुझे लगता है, क्योंकि सारे लोग हुंजा जा रहे होते हैं। हुंजा भी प्यारा है, लेकिन स्कर्दू और हुंजा में ज़राताबाद लेक की वजह से थोड़ा सा लोगों को जी, लेकिन आई पर्सनली लाइक बल्तिस्तान, लाइक मेरा फेवरेट बल्तिस्तान रीजन है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेजर्ट भी मिलता है, कोल्ड डेजर्ट, कटपाना, सतपरा, माउंटेन्स भी मिलते हैं, रिवर भी। थोड़ी गर्मी की तरह वहाँ पे होती है, कॉम्बिनेशन है, हाँ होती है, लेकिन आजकल वैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इवन हुंजा में गर्मी हो गई है, चित्राल तक हो गई है। लेकिन ये 3 कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए थे, ये सिर्फ बल्तिस्तान में मिलते हैं। सो आई लव इट, मतलब ऑब्वियसली वही हेवन ऑन अर्थ वाली बात है, और यही पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है। अपना शौक पूरा करती रहें और इसी तरह छाई रहें, और खवातीन के लिए आप मिसाल हैं। इससे एक बात तो जीनत को देखकर साबित होती है ना कि अगर आपका शौक है, कुछ करना और कर गुजरना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए, बट आप कर सकते हैं। और एक चीज़, एक तासुर की नफ़ी हुई है इस चीज़ में, पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है कि एक लड़की पूरा पाकिस्तान विज़िट करती है, और जिस तरीके से जीनत ने बताया कि कितने हॉस्पिटेबल लोग हैं, कितने मेहमान नवाज लोग हैं, तो वो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान गैर महफूज है, अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं, तो उनकी कम से कम बातों की नफ़ी होती है इससे। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, आपसे अब मुलाकात होगी हमारी कल, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।